हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। अगर बढ़िया होंगे तो आपको मालूम है कि एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज की इस सीरीज में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और एनसीईआरटी एक्टिविटी की इस सीरीज में बेटा आपको जैसा पहले बताया था कि फर्स्ट चैप्टर की बातचीत हम लोग कर चुके हैं और आज हम सेकंड चैप्टर की एक्टिविटीज पर केवल बातचीत करेंगे। और आपको बोर्ड पर आपको इस स्क्रीन पर सारी चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, जीरो टू हीरो। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको एक्टिविटी सीरीज नहीं आएगी तो आप हीरो तक नहीं पहुंच जाएंगे। यानी कि यहां तक पहुंचने के लिए एक्टिविटी सीरीज पढ़ना जरूरी है। तो ये एक एक्टिविटी सीरीज आपके लिए पर्याप्त है। एक्टिविटी बेस्ड सभी क्वेश्चंस को अपने अंदर समाहित करके आपके सामने ये खुद स्वयं चल के आई है। तो इस एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और एसिड बेस्ड सॉल्ट के इस चैप्टर सेकंड में आज हम बातचीत करने वाले हैं। और चैप्टर सेकंड के अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एक एक एक्टिविटी का डिस्कशन करेंगे। और आप ये जानते होंगे, इसके पहले हमने पहले चैप्टर की एक्टिविटी का पूरा विस्तृत विवरण आपके सामने पेश किया था और उम्मीद है कि वो आपको समझ में भी आई होगी। तो आइए एनसीईआरटी सीरीज के इस एक्टिविटी वाले पोर्शन में आज हम आपसे बात करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके एक्टिविटीज के ऊपर ढेर सारी एक्टिविटी है, अच्छी एक्टिविटी है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में भी आएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जिसको समझ पाना आपके लिए कठिन होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे अच्छा समझेंगे। आइए इस एक्टिविटी सीरीज में हम आपसे बातचीत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक्टिविटी सीरीज आज आपके बीच। तो ध्यान से सुनिएगा कि इस एक्टिविटी सीरीज में पहला चैप्टर हो गया था, सेकंड चैप्टर हमारा है एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट। अब इस एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट के अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी एक्टिविटी है, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, हर एक एक्टिविटी पर विचार करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का भी डिस्कशन आपके साथ करेंगे और वो आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम एक्टिविटी 1.1 की तरफ मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा सहयोग करेंगे। एक्टिविटी 1.1 यानी 2.1 सेकंड चैप्टर है, इसलिए 2.1। एक्टिविटी 2.1 क्या कह रही है, जरा गौर से सुनिएगा। यह इंडिकेटर की एक्टिविटी है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, ये रेड लिटमस पेपर या रेड लिटमस सॉल्यूशन दो तरह के थे। एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन था, एक क्या था, एक रेड लिटमस सॉल्यूशन था। और उसके बाद हम अगर आगे जाते हैं तो एक फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन हमने पढ़ा था और एक मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पढ़ा था। और किसी एसिड या बेस के डिटेक्शन के लिए इन सॉल्यूशन के मिक्सिंग के बाद उसमें होने वाले कलर चेंज के बेसिस पर ही हम किसी को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज पता होगी तो हम अच्छा करेंगे। एक्टिविटी कहती है कि आप साइंस लेबोरेटरी से कुछ सैंपल ले लीजिए। वो सैंपल क्या लेंगे, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, NaOH, COH का होल ट्वाइस, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, NH4AH। यानी कुछ एसिड के सैंपल लीजिए और कुछ बेस के सैंपल ले लीजिए। कहे अच्छा सर। कहते हैं पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर शोन इन टेबल 2.1। अब आपको क्या करना है, आप एक वॉच ग्लास ले लीजिए और जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है अपनी लेबोरेटरी से, उस सैंपल का एक बूंद उस पर डालिए। थोड़ा सा उसको आप वॉच ग्लास में डालिए और उसके बाद आप एक बार लिटमस सॉल्यूशन से चेक करिए, एक बार फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन से चेक करिए और एक बार मिथाइल ऑरेंज से चेक करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जो वॉच ग्लास पर आपने सैंपल लिया है, अगर उस सैंपल पर आप ब्लू लिटमस डालते हैं और अगर वह रेड हो जाता है तो इसका मतलब वह एसिड है। अगर रेड लिटमस डालने पर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब वो बेस है। और फेनोल्फथलीन अगर डालते हो, फेनोल्फथलीन डालने पर अगर जो सैंपल आपने लिया उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, वो कलरलेस रहता है, तो इसका मतलब वह एसिड है। और अगर वह पिंक हो जाए तो वह बेस है। सेम कहानी मिथाइल ऑरेंज के भी साथ है। मिथाइल ऑरेंज को जब आप उसमें ऐड करेंगे तो उसके भी कलर में इसी प्रकार से चेंजेस आते हैं। और आपको ये मालूम होगा कि मिथाइल ऑरेंज को जब हम ऐड करते हैं तो कलर में क्या चेंज आते हैं। जैसे कि एसिड होगा तो रेड होगा और बेस पर ग्रीन होगा या येलो होगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ग्रीन होगा या येलो होगा। ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं।
एक्टिविटी 2.2 पर हम बढ़ रहे हैं। एक्टिविटी 2.2 बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और यह ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को एक्सप्लेन करने के लिए आई हुई है। एक्टिविटी 2.2 क्या कहती है? जैसा कि आप जानते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होता है जिसके हम स्मेल के बेसिस पर उसका डिटेक्शन करते हैं। अगर हम कहते थे, जैसे प्याज वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि अगर प्याज को हम एसिड में डाल दें तो प्याज के स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अगर प्याज को बेस में डाल दें तो प्याज की स्मेल बदल जाती है, यानी कि उसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं की जा सकती है। तो हमने पढ़ा तो है ना, हमने ये भी तो पढ़ा था बेटा कि इसीलिए जब कभी भी आप कहीं खाना खाने जाते हैं, बाहर होटल पहुंच गए या ढाबा उबा खाना खाने पहुंचते हैं, तो वहां पर क्या होता है, प्याज जब आपको, ऐसा तो है नहीं आप पहुंचे तो कहा प्याज खाना है तो तुरंत ही 2 आदमी बैठ के प्याज रहते लगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो प्याज कटी कटाई रखे रहते हैं, सिरके में डुबो कर रखते हैं और आपके पास सर्व कर देते हैं। आप बड़े चाव से खाते हैं। वो प्याज कब की कटी है ये नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह प्याज एसिड में पड़ी थी और एसिड में पड़ी थी तो उसकी स्मेल बरकरार रहती है, वह अपनी स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई थी। इसीलिए जब आपने प्याज को खाया तो प्याज की स्मेल आपको वही मिली जो पहले थी। यही कुल मिलाकर के यही रीजन है कि आप जिस प्याज को खा रहे हैं उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब उसकी स्मेल आप डिटेक्ट कर ले जा रहे हैं। इसका मतलब प्याज एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहला रहे हैं। देखिए ये जो एक्टिविटी 2.2 है बेटा, ये क्या कह रही है इसको भी जरा समझिएगा। इस एक्टिविटी 2.2 में कहा गया कि आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक्टिविटी 2.2 कहती है कि आप प्याज को काट लीजिए, चॉपिंग करिए, इसको काट करके अलग करिए। काटने के बाद आप क्या करेंगे, एक पाउच आता है, जैसे कभी भी आप ढाबा उबा से खाना ले आइए तो एक पन्नी में भर के क्या करता है, प्याज को दे देता है, और जो बड़े लोग ले आते हैं तो एल्युमिनियम फॉइल में रख करके दे देता है। बस अंतर इतना सा। जब प्याज को उसने एक पाउच में फिल कर दिया, जब वो आप ले आते हैं, आप अपने घर पर पहुंचते हैं तो उसकी स्मेल में भी परिवर्तन आ जाता है अगर वो प्याज ताजी काट करके देता है। लेकिन हम एक छोटा सा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आपको इस एक्टिविटी में जो बताया गया उस पर बात करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है। एक्टिविटी में यह कहा गया कि प्याज को आप छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेंगे और कट करने के बाद एक पाउच में फिल कर लेंगे, भर लेंगे। उसमें एक कॉटन का छोटा सा कपड़ा, ठीक है, कॉटन का एक कपड़ा उसी प्याज में डाल देंगे। या ऐसा करिए कि एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, प्याज को काट करके उसी कॉटन के कपड़े में बांध दीजिए, बांध करके एक पन्नी में डाल दीजिए। डालने के बाद उसे फ्रिज में छोड़ दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, रात भर फ्रिज में पड़ी रहने दीजिए। सुबह उसको फ्रिज से बाहर निकालिए। किसको? प्याज को। और प्याज जिस कपड़े में बंधा हुआ है उस कपड़े को खोल लीजिए। खोल लिया, उस कपड़े को 2 पार्ट में, प्याज फेंक दीजिए। प्याज का काम खत्म होगा क्योंकि उस कपड़े ने उस प्याज के रस को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब उसके बाद उस कपड़े को क्या करिए, उस कपड़े को फाड़ दीजिए। जब आप कपड़े को फाड़कर 2 अलग अलग पार्ट बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट को आप एसिड से धुल दीजिए और दूसरे पार्ट को बेस से धुल दीजिए। कहें अच्छा, कहें जो एसिड से धुला, जो बेस से धुल दिया, उसके बाद दोनों को हल्का पानी से धुल दीजिए। उसके बाद दोनों को सुखवा दीजिए। उसके बाद दोनों की स्मेल सूंघिए। जब आप एसिड वाले को स्मेल लेंगे तो पता चलेगा कि उसमें प्याज की स्मेल आपको बरकरार मिलेगी, जिसको एसिड से धुला था। जिसको बेस से धुला था उसमें आपको प्याज की कोई स्मेल नहीं मिलेगी। यह एक्टिविटी 2.2 साफ साफ शब्दों में कह रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिविटी 2.2 हम अच्छा समझा पाएंगे और आप इसे एक बार घर पर जरूर पढ़ लीजिएगा। एक्टिविटी 2.2 इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं कह रही है। एक्टिविटी 2.3 बड़ी ही प्यारी एक्टिविटी ये भी है। ये एक्टिविटी हम पहले भी आपको करा चुके हैं। एक्टिविटी 2.3 क्या कहती है जरा गौर करिएगा। ये जो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की एक्टिविटी इसके पहले हमने कराई थी, सेम वही एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में जरा गौर करें हमें क्या बताया जा रहा है। ये पूरा एक्टिविटी का से आपको डायग्राम दिखाया गया। बड़ी प्यारी एक्टिविटी है। ये हमारे पास स्टैंड हो गया। इस स्टैंड से हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब को या बॉइलिंग ट्यूब को फिट कर लिया। इस बॉइलिंग ट्यूब में यहाँ पर हमने क्या लिया बेटा, इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने यहाँ पर जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए। जिंक के जो छोटे टुकड़े थे उसको हमने यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर हम HCl ले लें या सल्फ्यूरिक एसिड, HCl या H2SO4 कुछ भी ले लेते हैं। कहें ठीक है, ले लिया। अब कहते हैं कि जब यह रिएक्शन होगा तो यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकले, क्योंकि हम जानते हैं
जिंक प्लस H2SO4 से ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, यह H2 निकलेगी। यहां पर हमने क्या लिया है, कॉर्क लगा दिया, रबर का कॉर्क लगा दिया, या फिर हम लकड़ी का भी लगा सकते हैं। इसमें से एक पासिंग ट्यूब हमने, इसको हम डिलीवरी ट्यूब भी बोलते हैं क्योंकि यह गैस की डिलीवरी करता है, तो एक डिलीवरी ट्यूब हमने लगाया और यहां पर हमने सोप का सॉल्यूशन ले लिया, एक टब लिया, ठीक है, पतीला ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसमें हम साबुन को घोल कर, सर्फ को घोल करके रख दिए। उसके बाद अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो निकलेगी तो इस डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से सोप सॉल्यूशन में आएगी और सोप सॉल्यूशन में आएगी, बुलबुला बनाएगी, बुलबुला फूटेगा। जब बुलबुला फूटेगा तो गैस बाहर निकल जाएगी और जब गैस बाहर निकलेगी तो गैस हाइड्रोजन है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती को उसी बुलबुला से सटाएंगे और जैसे जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुला से सटाएंगे, बुलबुला पॉपअप साउंड करता हुआ, एक बर्निंग इफेक्ट शो करता हुआ इस प्रकार से बुलबुला फूटेगा। यानी कि वहां से जो बुलबुला निकला, जो गैस निकली, बुलबुला फूटा, उससे जो गैस निकली, वह गैस के पास जब हम मोमबत्ती जलाकर लाएंगे तो वह गैस पॉपअप साउंड जनरेट करेगी और एक लाइटिंग होगी और इससे यह पता चलेगा कि जो गैस निकली वह गैस कौन सी थी, वह गैस हाइड्रोजन गैस थी और यह हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि यह टेस्ट आपको पसंद आया होगा। एक्टिविटी 2.4 में आई है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला एग्जाम में आएगा इस बार, देखिएगा। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, लोग इसको जरा सा नेग्लेक्ट करते हैं, निपटाक चला जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने पहले भी जब ये चैप्टर पढ़ा होगा उस दौरान भी पढ़ा होगा कि हम जिंक को कॉस्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं, यानी व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विथ कॉस्टिक सोडा। हमने भी कई बार क्वेश्चंस अपलोड किए कम्युनिटी पोस्ट पर और वहां पर हमने एक क्वेश्चन पूछा कि नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विथ कॉस्टिक सोडा, या जिंक इज ट्रीटेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, जिंक इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है एग्जाम में क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है या एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उस बॉइलिंग ट्यूब में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसको थोड़ा गर्म कर देना क्योंकि रिएक्शन जिससे फास्ट हो सके। 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ट्यूब में लेना है और उसको हमें थोड़ा हीट कर देना है, गर्म कर देना है। जब हम उसे हीट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जरा एक ट्यूब यहां से देना। तो अब एक आप क्या लोगे, बॉइलिंग ट्यूब, मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास सारी चीजें हैं। एक बॉइलिंग ट्यूब हम लेंगे, उस बॉइलिंग ट्यूब में हम सोडियम मेटल नहीं, जिंक मेटल लेंगे, जिंक मेटल। सबसे पहले एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, बॉइलिंग ट्यूब में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम डाल देंगे, ऐसी केस में उसे हम हीट करेंगे। जरा आप गौर से समझिएगा, मैं आपको बताता हूं कि कैसे उसे हम हीटिंग प्रोसेस क्या होगी उसकी। नहीं मिला क्या, बड़ी वाली दो, बॉइलिंग ट्यूब। देखिए, देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बॉइलिंग ट्यूब है, ध्यान से सुनना। जब ये हमारे पास बॉइलिंग ट्यूब, एक हम बॉइलिंग ट्यूब ऐसे देख रहे हो, ऐसे ले लेंगे और इस बॉइलिंग ट्यूब में हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH डाल देंगे, इतना। जब इसमें NaOH डालेंगे तो NaOH को हम थोड़ा हीट कर देंगे बर्नर पर लगा करके। आप देखिए बर्नर, जैसे आपके यहाँ अभी ऊपर दिखाया बर्नर कैसा है, और ये हमारे पास स्प्रिट लैंप भी रहता है, तो हम स्प्रिट लैंप से भी हीट कर सकते हैं। जैसे ये स्प्रिट लैंप है, इसमें हम क्या करते हैं, फिल करके यहाँ से इसे हीट करेंगे। जब स्प्रिट लैंप पर इसे रखकर हीट करेंगे तो ये थोड़ी देर बाद ये गर्म हो जाएगा, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड गर्म हो जाएगा। जब यह गर्म होगा, इसमें एक जिंक का छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे। जब जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है और ऐसी सिचुएशन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहां पर लिखा गया है एक्टिविटी 2.3 को रिपीट कर देंगे। यहां देखिए ये वाली जो एक्टिविटी, यहां पर हम जिंक लिए, यहीं पर हम क्या ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, जिंक के बाद हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉर्क लगा के बंद करेंगे। ये डिलीवरी ट्यूब है, यहां सोप सॉल्यूशन ले लेंगे,
इस सॉल्यूशन से बुलबुले बनेंगे और हाइड्रोजन निकलेगी, कैंडल लाएंगे, पॉपअप साउंड पाएंगे, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन मार्केट में हम सबको बताएंगे। और यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है। ये एक्टिविटी अच्छी है, आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा और फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। Na2ZnO2 बोलते हैं बेटा, सोडियम जिंकेट को हम Na2ZnO2 बोलते हैं, यानी NaOH प्लस Zn प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2ZnO2, जिसे हम सोडियम जिंकेट कहते हैं। और इस सिचुएशन में हाइड्रोजन गैस यानी H2 बाहर निकलती है। और आप ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखें, ये एक्टिविटी ध्यान रखें, एग्जाम में आएगी। उसके बाद बड़ी प्यारी एक्टिविटी फिर आ गई, और ये क्या है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड या मेटल बाई कार्बोनेट प्लस एसिड, दोनों एक ही तरह से है। यानी चाहे आप मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का ट्रीटमेंट कराएं, चाहे मेटल बाई कार्बोनेट के साथ एसिड का ट्रीटमेंट कराएं। आप जानते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का ट्रीटमेंट कराएंगे तो भी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, दोनों केस में सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए एग्जांपल आपके सामने, चाहे ये सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ HCl का ट्रीटमेंट कराया तब सोडियम क्लोराइड, वाटर और CO2 बनी, यहां पर भी वही बना। तो हमें क्या मिल रहा है, CO2 गैस का टेस्ट बताया जा रहा है, और हम ये टेस्ट पहले भी आपको बता चुके। ये एक्टिविटी जरा देखिए, ये हमारे पास पूरा सेटअप हमने लिया। ये हमारी क्या हो गई, बॉइलिंग ट्यूब, जो हम अभी आपको दिखा रहे थे, ये बॉइलिंग ट्यूब। इस बॉइलिंग ट्यूब को हमने इस तरह से लगाया, इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, उसको नीचे डाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के बाद बेटा इस टेस्ट ट्यूब में हम सल्फ्यूरिक एसिड या HCl कोई भी एसिड डाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ कॉर्क लगाएंगे, कॉर्क लगा के इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसमें एक पासिंग ट्यूब लगाएंगे। जो पासिंग ट्यूब लगाएंगे वो पासिंग ट्यूब हम कहाँ ले जाएंगे, आगे की तरफ इसको मूव कराएंगे, और वो ट्यूब क्या होगी, पासिंग ट्यूब बोलते हैं इसको, या डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं। और ये जो दूसरी ट्यूब है, एक ट्यूब ये हो गई, एक दूसरी ट्यूब हो गई, ऐसे अरेंजमेंट इसका होगा। इस वाली ट्यूब में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन बनाकर रखेंगे, ठीक है। और जब इससे रिएक्शन होगा इसमें, और जो गैस निकलेगी वो CO2 होगी, वह CO2 गैस इसमें पास होगी, तो ये जो सॉल्यूशन होगा लाइम वाटर का, ये वाला, यह लाइम वाटर का जो सॉल्यूशन हमने लिया है, यह सॉल्यूशन मिल्की हो जाएगा। यानी इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अगर ऐसा है, ऐसा कलर मिल्की हुआ, तो इसका मतलब जो गैस निकल कर यहां गई वो गैस कौन सी थी, CO2 थी। और ये एक्सपेरिमेंट हमारा कंफर्म हो गया। इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में जब कभी भी अगर हम किसी एसिड को मिलाते हैं तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी अगर उसे लाइम वाटर सॉल्यूशन से पास कराया जाएगा तो लाइम वाटर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लाइम वाटर CO2 के कांटेक्ट में आने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाने लगता है, और अगर आप ज्यादा देर पास करा देंगे तो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट नीचे जाकर के बैठ जाएगा। ये मेन क्वेश्चन है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कि लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि CaOH का होल ट्वाइस ये है और CO2 ऊपर से आई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऐसी केस में CaCO3 बनाता है और H2O, तो जो CaCO3 बनता है उसके फॉर्मेशन की वजह से वो मिल्की होता है। लेकिन जब आप ज्यादा देर पास करा देंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, वो नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक केस हो गई हमारी। अब हम इसके और आगे चलते हैं और अगली केस देखेंगे क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा केस ये भी है। एक्टिविटी 2.6 क्या कहा गया, इसको जरा समझिएगा। अब आपको ये भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी लगेगी। देखिए ये हमारे पास एक बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। इस बॉइलिंग ट्यूब में हमें क्या लेना है, हमें डाइल्यूट NaOH लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हम थोड़ा ले लेंगे। कहें ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेोगे बेटा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा फेनोफ्थलीन डालना है। फेनोफ्थलीन 1 से 2 ड्रॉप आप इसमें मिला देंगे। जब 1 ड्रॉप फेनोफ्थलीन डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो सिंपल सी बात है, फेनोफ्थलीन जब बेस में जाता है तो उसका कलर पिंक हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और आपने फेनोफ्थलीन मिलाया, तो फेनोफ्थलीन मिलाने की वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कहें हाँ सर, बिल्कुल सही बात है।
जब बेटा इसका कलर पिंक हो जाएगा तो ऐसी सिनेरियो में कहा गया कि उसके बाद आप एक दूसरी ट्यूब लीजिए, उस ट्यूब से HCl ऐड करना शुरू करिए। क्या ऐड करेंगे? HCl। ड्रॉप वाइज धीरे धीरे आप HCl ऐड करिए। जब धीरे धीरे HCl ऐड करेंगे तो ये जो फिनोप्थिलीन का कलर पिंक हुआ था, इसके कलर में धीरे 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 चेंजेज आने लगेगा। यह कलर लाइट होने लगेगा, लाइट पिंक हो जाएगा। कहें सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो NaOH है वह आने वाले HCl से रिएक्शन करेगा और NaCl बनाएगा, और NaCl न्यूट्रल होगा, उसकी pH 7 होगी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह न्यूट्रल कंडीशन की तरफ जाने लगेगा, तो जो पिंक कलर है वह अब क्या होगा? वह फेड हो जाएगा, वो खत्म होने लगेगा। लेकिन हम HCl मिलाना बंद नहीं किए, थोड़ी देर के बाद हम HCl और मिलाए जा रहे हैं। जब HCl आप एक्सेस में मिलाते जाओगे तो एक समय के बाद इस सॉल्यूशन जो आपको सॉल्टी हुआ था वह एसिडिक हो जाएगा, यानी फिर ये सॉल्यूशन के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ समय के बाद फेनोप्थिलीन का जो कलर था, जो लाइट हुआ था, वह क्या हो जाएगा? वह कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब जो सॉल्ट बनेगा वह सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। ये चीज हम आपको पढ़ा भी चुके हैं और आज एक्टिविटी के माध्यम से भी हम आपको समझा रहे हैं। और अगर कहते हैं कि उसके बाद फिर अगर आप NaOH मिलाते हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर आप NaOH फर्दर आप उसमें ऐड करेंगे तो ऐसी केस में फिर क्या होगा? अगर एक समय के बाद फिर वो न्यूट्रल आएगा, फिर बेसिक कैरेक्टर में होगा, तो आपको कलर मिल सकता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कहानी आपको बताई गई। एक्टिविटी 2.7 में आइए। एक्टिविटी 2.7 क्या कहती है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टिरिंग। अब इसमें कहा गया कि आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड लेना है। कॉपर ऑक्साइड हम एक पाउडर्ड फॉर्म में, ये किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा। यानी कि अगर हमें CuO लेना है तो CuO क्या होगा? ब्लैक कलर का होगा। यहां मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड है, इसमें एसिड मिलाया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि हम कॉपर ऑक्साइड थोड़ा सा यहां ले लेंगे पाउडर। उसका पाउडर कैसा होगा? ब्लैक कलर का होगा। पिछली एक्टिविटी में हमने बताया था कॉपर सेकंड ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड का जो पाउडर होगा बेटा वो ब्लैक कलर का होगा। इस ब्लैक कलर के पाउडर को हम यहां ले लेंगे, ठीक है, ले लिया। उसके बाद कहते हैं इसमें एसिड मिलाओ, और कौन सी एसिड मिलाना है? HCl। दूसरे ट्यूब में HCl लेकर आएंगे, यहां कॉपर ऑक्साइड है पाउडर में, इस HCl को हम इसमें मिलाएंगे। जब इस HCl को आप मिलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CuCl2 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? CuCl2 बनेगा। जरा गौर करिएगा एक मिनट, प्रोडक्ट क्या बनेगा हम आपको बता रहे हैं। ये अच्छा कोई केस है और इसके आने की भी संभावना है, इसलिए इसको जान लेना जरूरी है। हमने कहा ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हम HCl मिला रहे हैं और ऐसी केस में हम CuCl2 पाएंगे और साथ में H2O बनेगा। तो ये जो CuCl2 बनेगा इसका कलर कैसा होगा? ये ब्लू ग्रीन कलर का होगा। कैसा होगा? ब्लू ग्रीन। और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा था? ब्लैक था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ कलर पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जब हम इसमें कॉपर ऑक्साइड लेंगे और अगर इसमें से हम HCl इसमें मिलाएंगे तो इसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान तुरंत कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 का फॉर्मेशन होता है और जिसका स्पेसिफिक कलर ब्लू ग्रीन बताया जाता है। ये एक्टिविटी 2.7 की अपनी कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझाने में हम सफल हो गए। आइए एक्टिविटी 2.8 की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी ये भी है। एक्टिविटी 2.8 क्या कहती है, जरा इसको समझिएगा। ये कहती है कि कौन से सॉल्यूशन से करंट पास होगा और कौन से नहीं पास होगा। एक्टिविटी 2.7 की अपनी कहानी है, जरा गौर करिएगा। हमने कहा एक हम बीकर ले लिए, ठीक है। इस एक्टिविटी 2.7 का क्या केस है आपको मैं समझाता हूं। ये देखिए, ये ज्यादा बड़ा होगा क्या? देखिए एक्टिविटी 2.7 ये 2.8 ये कहता है कि आपको ये जो एक्टिविटी दिखाई जा रही है इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है। इसमें हमने एक बीकर लिया, ठीक है, ये घर पर करने लायक एक्टिविटी है, आपको बता रहा हूं। बीकर लिया, उस बीकर में एक कॉर्क ले लिया। क्या लेंगे बेटा? एक कॉर्क लेंगे। कॉर्क रबर का ले सकते हैं, लकड़ी का ले सकते हैं, आप रबर का कॉर्क लीजिए।
कॉर्क आपके लैब में होगा, कभी भी आप जाइए तो टेस्ट ट्यूब को ढकने के लिए, उससे गैस बाहर ना निकले, इसलिए कॉर्क का यूज करते हैं। इसमें एक कील इधर गाड़ दीजिए, एक कील इधर, 2 कील हमने गाड़ दिया। कहें हाँ, कहें इस कील को गाड़ने के बाद ये आयरन की नेल है और इसको हम वायर से कनेक्ट कर दिए दोनों को, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। यहां पर हम 6 वोल्ट की बैटरी लगा दिए और यहां बल्ब लगा दिए, यहां स्विच लगा दिए। स्विच ओपन होगा तो करंट पास नहीं होगी, स्विच क्लोज होगा तो करंट पास होगी, जायज सी बात है। अब हम कहते हैं कि हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि यहां पर हम ये जो सॉल्यूशन लिए हैं इसमें थोड़ा सा HCl सॉल्यूशन हम कंसीडर करते हैं, यानी ये सॉल्यूशन हम बदलेंगे। एक बार HCl डालेंगे, H2SO4 डालेंगे, HNO3 डालेंगे, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन, तमाम सॉल्यूशन हम चेंज करेंगे। अगर हम मान लो कोई सॉल्यूशन HCl डाल दिए और इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज करने के बाद अगर यह बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब HCl इस रॉड से इस रॉड के बीच में, इस नेल से इस नेल के बीच में करंट का कंडक्शन करा रहा है। भाई ये एक दूसरे से कनेक्ट तो हो नहीं रही है और रबर हमारा क्या है, सुचालक तो है नहीं, करंट को कंडक्ट तो करा नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो HCl है यह एक मोड होगा जो इस नेल से इस नेल तक करंट को ले जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि HCl का जो सॉल्यूशन है वह उसके अंदर करंट का कंडक्शन होगा। इसका मतलब एसिड्स करंट का कंडक्शन करा सकते हैं, लेकिन उसी जगह हमने इसमें ग्लूकोज डाल दिया, हमने इसमें शुगर डाल दिया, हाइड्रोजन तो उसमें भी है लेकिन वह करंट का कंडक्शन नहीं कराया। उस केस में बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि बल्ब तभी जलेगा, हम कहते हैं कि जो अपने आप को आयंस में तोड़ सके। अगर वह H+ में रिलीज होता, वह आयंस में खुद को तोड़ पाता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, तब ना करंट का कंडक्शन होता। और वैसे भी जो HCl है, H2SO4, ये सभी पोलर सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी ये पोलर सब्सटेंस है, ये आयंस में टूट सकते हैं। लेकिन ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, ये सभी नॉन पोलर हैं, ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। इसलिए अगर जब हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो वहां पर करंट का कंडक्शन नहीं हो पाता है। ये ओवरऑल रीजन है। इसी के साथ एक्टिविटी 2.8 हमारी समाप्त होती है। एक्टिविटी 2.8 के बाद हम एक्टिविटी 2.9 की तरफ मूव करते हैं और देखेंगे कि एक्टिविटी 2.9 क्या कह रही है। ये भी अच्छी एक्टिविटी है। एक्टिविटी 2.9 भी बड़ी प्यारी एक्टिविटी है और इसमें हम अच्छा चीज देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम समझने वाले हैं कि वाटर का रोल क्या है। एक छोटा सा इक्वेशन हमें दिया गया, वो इक्वेशन पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमने कहा कि हमें एक इक्वेशन दिया जा रहा है और ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया होगा आपसे। हमने एक इक्वेशन लिया, वो इक्वेशन कहाँ चला गया, ये देखिए, सीधा इसी में देखिए, हमने सोडियम क्लोराइड लिया। उस सोडियम क्लोराइड में हम क्या करते हैं, H2SO4 डालते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड में H2SO4 डालते हैं तो ऐसी केस में होता क्या है, इधर देखिए, सोडियम क्लोराइड में H2SO4 मिलाया जा रहा है। अब जब सोडियम क्लोराइड हमारे पास है तो ये NaCl है और इसमें जब हम H2SO4 मिलाएंगे बेटा तो ऐसी केस में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, सॉरी, इस प्रोडक्ट मिलेगा Na2SO4 मिलेगा और साथ में HCl गैस बाहर निकलेगी। यानी कि जो यहां से गैस निकलेगी वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी इस केस में जो गैस निकलेगी वह HCl गैस होगी। ठीक है, कहें हाँ यार ये तो ठीक है। अगर इस केस में HCl गैस बाहर निकलती, सपोज करिए ये HCl गैस निकल रही है, इसमें एक एग्जाम्पल ये दिया गया कि जब हम जान रहे हैं कि HCl गैस निकल रही है, हम जानते हैं कि HCl एसिडिक होती है। कहें हाँ, कहें अगर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर ले जाकर के लगाएं तो वो रेड में बदल जाएगा। कहें हाँ, बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन जब ब्लू को ले गए लगाए तो ब्लू लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं पाए। यह देखकर हमारा दिमाग सनक गया, हमको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने कहा कि इस लिटमस पेपर को जरा भिगोएं और फिर इसके मुंह पर लगाएं, कलर में चेंज पाएं, HCl की प्रॉपर्टी एसिडिक बताएं। कहें वो इसे किए, गए थोड़ा सा उसको पानी में भिगो दिए, किसको, ब्लू लिटमस पेपर को, और उसके मुंह पर ले जाकर लगाए। जब फिर गैस निकली तो गैस ने तुरंत उसका कलर बदल दिया, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में हो गया। पानी ने ऐसा क्या कर दिया कि HCl पहले जब निकल रही थी तब भी वही HCl थी, अब निकली तब भी वही HCl है।
लेकिन जब गीले और सूखे लिटमस पेपर से क्या अंतर हो गया, और वैसे भी इसमें जो वाटर का कंटेंट आया ये क्या रोल प्ले करता है, तो बताया गया कि बिना वाटर के कोई भी एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक वह आयंस में टूटेगा नहीं, आयोनाइज होगा नहीं, तब तक लिटमस पेपर अपना कोई भी इंडिकेशन देगा ही नहीं। इसीलिए वाटर जरूरी है, यानी कि जब हम मॉइस्ट लिटमस पेपर लेते हैं तो कलर में चेंज पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो HCl निकल रही है जब H2O के कांटेक्ट में आएगी तो H2O H+ को ले लेगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में यही तो हम एक्वस कंडीशन इसीलिए लेते हैं ना, जिससे वो आयोनाइज हो, और आयोनाइज होगा तभी हम उसके अंदर ये बता सकेंगे। और H+ को कोई रिलीज करेगा तभी तो हम कहेंगे एसिड है, और उसके पहले तो Cl चली जा रही थी, रिलीज ही नहीं कर रही थी। जब पानी वाला लिटमस मिला तो HCl तुरंत H+ को रिलीज कर दिया, क्योंकि पानी मिला तो पानी ने उसके H+ को गेन कर लिया, Cl- अलग हो गया। तो जैसे ही H+ रिलीज हुआ वैसे ही हम समझ गए कि यह हमारा क्या है, यह एसिड है, यानी कि H+ निकलेगा तभी हम उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी का डिटेक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपके जान तक चला गया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो एक्टिविटी 2.9 से मूव करके हम 2.10 की तरफ बढ़ते हैं। और एक्टिविटी 2.10 में हम क्या पढ़ते हैं, जरा देखिएगा। एक्टिविटी 2.10 क्या कहती है? टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये देखिए, ये बड़ा प्यारा सा केस है। इसमें बताया गया कि आप क्या करेंगे, आपको ये डाइल्यूशन का फिनोमेना सिखाया जा रहा है। डाइल्यूशन का फिनोमेना क्यों सिखाया जा रहा है? इसका मतलब आपको ये बताया गया कि अगर 10 ml पानी ले लीजिए और उसमें आप कुछ ड्रॉप्स H2SO4 की धीरे धीरे डालिए। आप जानते हैं कि पानी में अगर एसिड मिलाएंगे तो इसे डाइल्यूशन कहते हैं, और लेकिन हीट तो निकलेगी, लेकिन हीट कम निकलेगी, धीरे धीरे निकलेगी। हम यही कहते हैं ना, पानी में एसिड मिलाते हैं, एसिड में पानी मिलाएंगे तो फिर कभी कुछ नहीं कहीं पर मिला पाएंगे, क्योंकि इतनी हीट निकल जाएगी कि उस हीट के भुक्तभोगी हम बन जाएंगे। इसलिए कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे। पानी में एसिड मिलाएंगे तो डाइल्यूशन कर पाएंगे, थोड़ी हीट बाहर भगाएंगे, और ऐसी केस में जो बीकर होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वह एक्सोथर्मिक होगा। ये बात सत्य है कि जब आप डाइल्यूशन करेंगे, पानी पहले ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ड्रॉप वाइज एसिड डालिए, बीकर को टच करेंगे तो बीकर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हीट बाहर निकलती है और यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कंडीशन है। मुझे उम्मीद है ये 2.10 आपको अच्छी लगी होगी, और अगर 2.10 अच्छी लग गई हो तो हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2.11 देखिए, 2.11 क्या कह रही है, ये एक पीएच पेपर का केस है, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर भी आपके यहाँ सिलेबस में है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर, देखिए एनसीईआरटी कितनी जानदार बुक है, आपको एकदम झकझोर कर रख दे रही है। अगर पूरा कॉन्सेप्ट रेडी होगा बेटा तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए, पीएच पेपर का कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर दोनों एक जैसा है, और दोनों में हम कलर में जो चेंजेज होते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर होता है ना। कभी हमें रेड मिलता है, कभी डार्क रेड मिलता है, कभी ग्रीन मिलता है, कभी वॉयलेट मिल जाता है। तो ये जो कलर में चेंजेज होते हैं वह उसकी पीएच के बेसिस पर होता है, और पीएच का कोड हम चेक कर लेते हैं तो हम उस बेसिस पर बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया कि आप सलाइवा लीजिए, बिफोर मील आफ्टर मील, यानी खाने से पहले, खाने के बाद। आपको क्या करना है, एक पीएच पेपर रहना है, सलाइवा निकालना है, उस पर लगाना है, और लगाने के बाद ये चेक करना है कि उसके कलर में क्या चेंजेज आते हैं। अगर कलर में चेंजेज आए और उसको आप कोडिंग से मिला लीजिए, अगर मिलाने पर आपका क्या हो रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो पीएच उसकी क्या लाई कर रही है। मान लो अगर उसका बेसिक प्रॉपर्टी है तो 7 8 के पास है, 9 के पास है, तो जो पीएच हो वो आपको यहाँ पर चार्ट